हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आपके बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर हिस्ट्री के असाइनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों, आप लोगों के असाइनमेंट स्टार्ट हो चुके हैं एंड मैं भी आप लोगों की हेल्प करने वाली हूँ। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के ऊपर मैं आप लोगों को 150 लाइक का टारगेट दे रही हूँ, यानी कि 150 लाइक आपको कंप्लीट करने हैं आज की इस वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ जिसका आंसर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि प्लासी की लड़ाई के पूर्व के घटनाक्रम पर प्रकाश डालिए। भारतीय इतिहास में इस लड़ाई के महत्व की विवेचना कीजिए। दोस्तों, आपसे प्लासी की लड़ाई के बारे में पूछा जा रहा है हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर। एंड आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बेसिकली प्लासी की लड़ाई होने से पहले का जो घटनाक्रम था उसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा आपको ये चीज़ भी एक्सप्लेन करनी है कि भारतीय इतिहास में इस लड़ाई का क्या महत्व रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बंगाल से रिलेटेड पॉइंट बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बंगाल के अंदर किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो उस पॉइंट के अंदर मैंने आपको उस वाली क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बंगाल की में जो ये प्लासी की लड़ाई हुई थी इससे रिलेटेड पॉइंट भी एक्सप्लेन किया था। आई एम श्योर जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो देखी होगी उनको ये चीज़ याद होगी कि मैंने आपको प्लासी के युद्ध से रिलेटेड पॉइंट उस वीडियो के अंदर कवर कराए थे। तो दोस्तों, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको कराती हूँ क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आज की इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाली हूँ। चलिए फटाफट से हम लोग सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको परिचय कुछ इस तरीके से देना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सत्ता हासिल करने के लिए कई कूटनीतिक और स्मारक युद्ध किए थे। कंपनी को भारत में संप्रभुता दिलाने में प्लासी के युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वास्तव में रॉबर्ट क्लाइव को दक्षिण पूर्व भारत में मिली जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में सेटल होने का मौका दिया था। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा व्यापारिक केंद्र भारत के पश्चिम में स्थित बॉम्बे में था, परंतु पूर्व में बंगाल की खाड़ी के उत्तर में स्थित कलकत्ता, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक अपनी पकड़ नहीं बना पाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हुगली नदी के पास अपनी पकड़ बनाना चाहती थी, जो कि आज का कलकत्ता है। इन परिस्थितियों में प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप ही अंग्रेजों को कलकत्ता में अपना प्रभुत्व बनाने में मजबूती मिली। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन देना है। बेसिकली गाइस, जो ब्रिटिशर्स रहे हैं उन्होंने हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे युद्ध किए हैं, लेकिन प्लासी के युद्ध को एक ऐसा युद्ध माना जाता है, एक ऐसी लड़ाई माना जाता है जिसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो हमारे इंडिया के अंदर परमानेंटली सेटल हो गए थे। क्योंकि इस युद्ध के बाद पूरा जो बंगाल था उसका जो नियंत्रण था वो ब्रिटिशर्स के हाथों में आ गया था। प्लासी का युद्ध ही वो युद्ध था जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल के अंदर अपने पांव जमाने शुरू किए थे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन लिखना है। दोस्तों, आप लोग चाहें तो अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम फटाफट से डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है प्लासी के युद्ध से पूर्व की भूमिका। तो दोस्तों, प्लासी के युद्ध से पूर्व का जो घटनाक्रम है, जो चीज़ें रही हैं, उसके बारे में इस पॉइंट के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट है, कलकत्ता समुद्र किनारे होने के कारण अंग्रेज़ों की नज़र में हमेशा से था, लेकिन वह स्थायित्व पाने के लिए उन्हें कुछ कूटनीतिक चालें चलनी पड़ी थी। इसके लिए उन्होंने वहाँ की राजनीति में अस्थिरता
सत्ता का पूरा फायदा उठाया था। बंगाल पर पहले से उत्तर और पश्चिम से अफगान और मराठों की घुसपैठ हो रही थी। ऐसे में बंगाल के शासकों के लिए कंपनी द्वारा रक्षा के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध रही। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा जो कलकत्ता है वो समुद्र किनारे बसा हुआ था, तो व्यापारिक दृष्टि से ये अंग्रेज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और इसीलिए ब्रिटिशर्स यहाँ पे आना चाहते थे, यहाँ पे अपने पैर जमाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे घुसना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे बंगाल के अंदर नवाबों का शासन था एंड नवाब किसी भी कीमत पे ब्रिटिशर्स को बंगाल के अंदर नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन उस टाइम पे बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरता भी फैली हुई थी, जिसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने पूरा उठाया, क्योंकि बंगाल के ऊपर उस टाइम पे पश्चिम से अफगानों और मराठाओं की घुसपैठ का खतरा था। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स ने बंगाल के नवाब को ये ऑफ़र दिया कि वो उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे इन हमलों से। जब ये ऑफ़र मिला बंगाल के नवाब को, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया और इस तरीके से धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे वो बंगाल के अंदर घुसने लगे। दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट है 1741 में सरफराज खान को मारकर बंगाल के नवाब बन गए। दिल्ली के शासक भी लगातार मराठाओं के आक्रमण से काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, इसलिए उन्होंने बंगाल को अपने आप पर छोड़ रखा था और बंगाल को दिल्ली से कोई मदद नहीं मिली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां रक्षा की अनुमति मांगी और अलवर्दी खान ने अनुमति दे दी। तो दोस्तों 1741 में अलवर्दी खान ने सरफराज खान को मारकर बंगाल का नवाब बना। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपके लिए बिल्कुल उसी तरीके से आंसर रेडी किया है जिस तरीके से आप लोगों को आपके असाइनमेंट में लिखना है। दोस्तों आप लोगों के असाइनमेंट में आपको ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है, तो दोस्तों आप इस तरीके से ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ब्लैक पेन से आप लोग हेडिंग्स लिख सकते हैं एंड ब्लू पेन से आप पूरे पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों ये आंसर लिखने का काफ़ी अच्छा तरीका है एंड इससे आपका जो आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको मैंने अंडरलाइन किया है। तो दोस्तों आप लोग भी अपने असाइनमेंट के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगता है उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि एग्जामिनर की नज़र उसके ऊपर जाए और वो ये समझ सके कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख रहे हो उस क्वेश्चन के आंसर की आपको पूरी नॉलेज है, वो टॉपिक आपने पढ़ रखा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर लिखना है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगी कि क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है। तो दोस्तों ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों 1741 में अलवर्दी खान जब शासक बन गए तो उसके बाद उनको दिल्ली से तो कोई सहायता नहीं मिल रही थी बंगाल को बचाने के लिए, क्योंकि दिल्ली में भी पहले से मराठाओं का आक्रमण हो रहा था, जिससे दिल्ली के जो शासक थे वो बंगाल को बचाने में नवाब को कोई भी हेल्प नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ रक्षा की अनुमति मांगी, यानी कि रक्षा देने की अनुमति मांगी और अलवर्दी खान ने अनुमति दे दी। सो दोस्तों ये पहला स्टेप था जिसके थ्रू बंगाल के अंदर ब्रिटिशर्स घुसे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु हो गई और उसकी जगह सिराजुद्दौला नवाब बना। उसने अपने दादा के जैसे ब्रिटिश के साथ संधि नहीं बनाए रखी। उसने तुरंत ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर निकालने का आदेश दिया। नवाब ने कंपनी के बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप और नवाब के खिलाफ होने वाली गतिविधियों के कारण ये निर्णय लिया था। सिराजुद्दौला ने 4 जून 1756 को कासिम बाजार में कंपनी की उस फैक्ट्री को सीज कर दिया जो कि निर्माण का नहीं बल्कि भंडार और विक्रय का काम करती थी। उसने गैरिसन नाम के अंग्रेज़ी अफसर को जेल में डाल दिया। सो दोस्तों अब
अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका जो पोता है वो सिराजुद्दौला वो नवाब बना। लेकिन सिराजुद्दौला काफ़ी ज़्यादा समझदार था, उसको ये चीज़ पता थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्यों बंगाल के अंदर इतनी हेल्प कर रहे हैं। उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता थी कि वो सैनिक सहायता देकर ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं बंगाल के नवाब को उसके ऊपर रहने के लिए, यानी कि उसके ऊपर निर्भर रहने के लिए मजबूर कर रहे थे। लेकिन सिराजुद्दौला ऐसा नहीं चाहता था। उसको बाद में ये भी पता चला कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे और जो नवाब है उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। इसलिए सिराजुद्दौला ने फ़ौरन ही 1756 में उनको बाहर निकालने का फैसला लिया और उनकी फैक्ट्री वगैरह सीज कर दी। तो दोस्तों इस तरीके से सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच जो है वो तनातनी होनी शुरू हो गई, टकराव होना शुरू हो गया और अब ब्रिटिशर्स कुछ भी करके बंगाल को हासिल करना चाहते थे। तो दोस्तों हमारा अब 4 पॉइंट आ गया है। 4 पॉइंट के अंदर यही बताया गया है दोस्तों, 19 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को 4 दिन के लिए सीज करने के बाद अपने कब्जे में ले लिया। ये युद्ध ही तीसरे कर्नाटक युद्ध कहलाता है। इसके बाद 20 जून को हुई है ब्लैक होल की घटना ने ब्रिटिशर्स में रोष बढ़ा दिया। सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश कैदियों को जेल में बंद किया था। वहां पानी की कमी और घुटन से बड़ी संख्या में ब्रिटिशर्स मर गए थे। तो दोस्तों सिराजुद्दौला से ब्रिटिशर्स पहले से ही नाराज थे, ऊपर से 20 जून को एक ब्लैक होल की घटना हो जाती है। बेसिकली गाइस ब्लैक होल की घटना एक ऐसी घटना थी जो कि ब्रिटिशर्स को जिसने बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया। ब्लैक होल की घटना में होता यह है दोस्तों कि जब जो सिराजुद्दौला है वो ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल रहा होता है, उनकी कंपनियां वगैरह बंद कर रहा होता है, उस टाइम पे सिराजुद्दौला कुछ लोगों को पकड़ लेता है, कैदी बना लेता है और उन कैदियों को एक ऐसी काल कोठरी में डाल देता है जहां ना तो पानी होता है और ना ठीक से हवा आने जाने की जगह होती है, जहां पे पानी की कमी के कारण और घुटन से बहुत सारे ब्रिटिश कैदी मर जाते हैं और इसी को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। और इस घटना के बाद ब्रिटिशर्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। तो दोस्तों आप लोगों को इस वाले पॉइंट को इस तरीके से ध्यान रखना है। तो बेसिकली दोस्तों ये 4 पॉइंट हैं जो आपको लिखने हैं अपने असाइनमेंट के अंदर, जो कि जो प्लासी का युद्ध है उससे पहले के घटनाक्रम के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये चारों पॉइंट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों ब्लैक होल की घटना के बाद अंग्रेजों ने किया था कि अब उनको किसी भी तरीके से बंगाल के अंदर अपनी सत्ता हासिल करनी है और इसी के लिए प्लासी का युद्ध हुआ। तो दोस्तों चलिए फटाफट से हम इस वाले पॉइंट को भी देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध। अब अंग्रेज किसी भी तरह सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर अपने किसी वफादार को नवाब बनाना चाहते थे जो उनके कहे अनुसार काम करे और उनके काम में रोड़ा ना डाले। क्लाइव ने नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। उसने मीर जाफर से एक गुप्त संधि की और उसे नवाब बनाने का लोभ दिया। तो दोस्तों अब ब्रिटिशर्स पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे ब्लैक होल वाली घटना से और आगे चलकर भी सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच बिल्कुल नहीं बन रही थी। तो अब अंग्रेज़ों ने ये ठान लिया था कि कुछ भी करके सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना है और अपने किसी वफादार को गद्दी के ऊपर बिठाना है, बंगाल के नवाब की गद्दी के ऊपर। तो इसके लिए सिराजुद्दौला के खिलाफ जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने साजिश करनी शुरू कर दी और ये जो साजिश अंजाम दी ये दी थी ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव ने। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने जो सिराजुद्दौला है उसका जो वजीर था मीर जाफर उसको अपनी तरफ कर लिया और उससे गुप्त संधि कर ली। गुप्त संधि के अंदर मीर जाफर को ब्रिटिशर्स ने ये लालच दिया कि अगर वो ब्रिटिशर्स की हेल्प करता है सिराजुद्दौला को हराने में तो वो उसे नवाब बना देंगे और इसके बदले उसे काफ़ी ज़्यादा शान और शौकत मिलेगी। बेसिकली नवाब वो बन जाएगा तो सारी पावर मीर जाफर के हाथ में ही आ जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है, ये पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद मीर जाफर ने अंग्रेज़ों को कासिम बाजार, ढाका और कलकत्ता की किलेबंदी करने 1 करोड़ रुपए देने और उसकी सेना का व्यय सह करने का आश्वासन दिया। इस षड्यंत्र में जगत सेठ
राय दुर्लभ और अमीर चंद भी अंग्रेज़ों से जुड़ गए। तो दोस्तों अब ये पॉइंट आ चुका था कि बहुत सारे जो सिराजुद्दौला के लोग थे वो अब ब्रिटिशर्स से जा मिले थे। मीर जाफ़र तो पहले से ही ब्रिटिशर्स की तरफ था और अब जगत सेठ और भी बहुत सारे लोग थे जो कि ब्रिटिशर्स से जाकर मिल गए। तो दोस्तों अब कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला आंतरिक तौर पर कमज़ोर होने लगा था। अब क्लाइव ने नवाब पर संधि भंग करने का आरोप लगाया। इस समय नवाब की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। दरबारी षड्यंत्र और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से उत्पन्न खतरे की स्थिति ने उसे और भी भयभीत कर दिया था। उसने मीर जाफ़र को अपनी तरफ से उसने मीर जाफ़र को अपनी तरफ करने की कोशिश भी की पर असफल रहा। नवाब की कमजोरी को भांपकर क्लाइव ने सेना के साथ प्रस्थान किया। नवाब भी राजधानी छोड़कर आगे बढ़ा। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई। ये युद्ध नाम मात्र का युद्ध था। नवाब की सेना के एक बड़े भाग ने युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। आंतरिक कमजोरी के बावजूद सिराजुद्दौला की सेना ने अंग्रेजी सेना का डट कर सामना किया, परंतु मीर जाफ़र के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला को हारना पड़ा। वह जान बचाकर भागा, परंतु मीर जाफ़र के पुत्र मिरन ने उसे पकड़वा कर मार डाला। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग देख सकते हो मीर जाफ़र की जो गद्दारी थी उसके कारण सिराजुद्दौला हार गया। बेसिकली सिराजुद्दौला की हार के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो यही था कि उसकी आधे से ज़्यादा जो उसकी सेना थी उसको मीर जाफ़र ने पहले से ही अपनी तरफ कर लिया था, यानी कि ब्रिटिशर्स की तरफ से जो साजिश की गई थी उसके अंदर शामिल कर लिया था, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला हार गया और उसको जान बचाकर भागना पड़ा, परंतु वो भाग नहीं पाया और उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों इस तरीके से पूरा प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध के अंदर जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी जीत हुई और रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध को जीत गया। दोस्तों प्लासी के युद्ध का भारतीय इतिहास के अंदर क्या महत्व है, ये पॉइंट भी आपसे आपके क्वेश्चन के आंसर में पूछा गया है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र को क्लाइव ने बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। उसने कंपनी और क्लाइव को बेशुमार धन दिया और संधि के अनुसार अंग्रेज़ों को कई सुविधाएं मिली। बंगाल की गद्दी पर एक ऐसा नवाब आ गया था जो अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली मात्र था। प्लासी के युद्ध ने बंगाल की राजनीति पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण कायम कर दिया। अंग्रेज़ अब व्यापारी से राजशक्ति के स्रोत बन गए थे। इसके नैतिक परिणाम भारतीयों पर बहुत ही बुरे पड़े। एक व्यापारी कंपनी ने भारत आकर यहाँ से सबसे अमीर प्रांत के सूबेदारों को अपमानित करके गद्दी से हटा दिया और मुगल सम्राट तमाशा देखते रह गए। आर्थिक दृष्टि से भी अंग्रेज़ों ने बंगाल का शोषण करना शुरू कर दिया। इस युद्ध से प्रेरणा लेकर क्लाइव ने आगे बंगाल में अंग्रेजी सत्ता स्थापित कर ली। बंगाल से प्राप्त धन के आधार पर अंग्रेज़ों ने दक्षिण में फ्रांसीसियों पर विजय प्राप्त कर ली। तो दोस्तों ये सारे इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है भारतीय इतिहास में प्लासी के युद्ध का। दोस्तों प्लासी के युद्ध ने सबसे पहले तो बंगाल के अंदर ब्रिटिशर्स को सत्ता दिलाई, क्योंकि जब एक बार सिराजुद्दौला मर गया उसके बाद मीर जाफ़र गद्दी पर बैठा और मीर जाफ़र कहीं ना कहीं नहीं 100% सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली था। अंग्रेज जो कहते थे मीर जाफ़र वैसा ही करता था। वास्तविक शक्ति अब ब्रिटिशर्स के हाथों में थी। प्लासी के युद्ध के बाद ये चीज़ तय हो गई थी कि अब राजनीतिक शक्ति में भी बंगाल की जो अंग्रेज़ हैं वो आ चुके हैं। अब वो एक राज शक्ति का स्रोत बन चुके हैं। इसके अलावा भारतीयों की बहुत बुरी हालत हो गई थी प्लासी के युद्ध के बाद। बंगाल जो कि उस समय भारत का सबसे अमीर प्रांत था, वहाँ से खूब सारा धन लूटा गया और उसको अलग अलग जगहों पर भेजा गया और ब्रिटिशर्स ने उस धन का, उस पैसे का यूज़ अपने फ़ायदे के लिए किया। इसके अलावा जो भी अच्छे लोग थे जो कि इस वक्त बंगाल के अंदर काम कर रहे थे, जो सूबेदार थे, उनको गद्दी से हटा दिया गया ब्रिटिशर्स की तरफ से, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो कहते थे
मीर जाफ़र वही करता था। तो दोस्तों इस तरीके से इस युद्ध से प्रेरणा लेकर रॉबर्ट क्लाइव ने आगे भी कई युद्ध लड़े और दोस्तों इस तरीके से प्लासी के युद्ध ने भारत के अंदर जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी सत्ता को मजबूत कर दिया। दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर लिखना है। लास्ट में आप लोगों को एक छोटा सा निष्कर्ष लिखना है। तो दोस्तों निष्कर्ष में आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना कर दी। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले भी बोली है कि ब्रिटिशर्स के लिए प्लासी का युद्ध काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख लीजिए, आप लोगों को भी इसी तरह के अंदर क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ब्लैक पेन से आप लोग हेडलाइंस लिखिएगा, यानी कि हेडिंग डालिएगा, एंड ब्लू पेन से आप लोग आंसर को एक्सप्लेन कीजिएगा, एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे आप उसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा पूरी वीडियो। दोस्तों अगर आपको आज की इस वीडियो में की हुई मेरी मेहनत अच्छी लगी हो या ये वीडियो आपके असाइनमेंट में आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करती है तो दोस्तों आज की इस वीडियो के ऊपर आपको 150 लाइक का टारगेट कंप्लीट करना है। दोस्तों प्लीज़ कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। एंड दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड यस गाइज चैनल के ऊपर आप लोग फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।